वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। और हम अपनी क्लासेस को कंटिन्यू करते हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर मैंने दोबारा से अपनी लास्ट क्लास की स्लाइड रख दी है। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था सेक्शन 4, और सेक्शन 4 भी किसका था? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। सेक्शन 4 क्या बताता है? सेक्शन 4 डेफिनेशन बताता है। पार्टनरशिप की क्या डेफिनेशन है वो बताता है आपका सेक्शन 4। और इसके अंदर बहुत सारे कीवर्ड्स थे, हमने आपके साथ थोड़े थोड़े कीवर्ड्स डिस्कस भी किए थे। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस। मैंने आपको बताया था पर्संस कौन होने चाहिए, लाइक मेजर होने चाहिए, मिनिमम 2 होने चाहिए, मैक्सिमम 50 होने चाहिए। फिर बताया था कि जो भी होता है पार्टनरशिप वो प्रॉफिट्स को शेयर करते हैं, और प्रॉफिट इंक्लूड्स लॉसेज ऑल्सो। फिर बताया था मैंने पार्टनरशिप के लिए बिजनेस होना चाहिए, और बिजनेस वो होता है जहां पे या तो प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, और रेगुलर एक्टिविटीज से होता है। अब कुछ और बातें डिस्कशन करते हैं। यहाँ पे एक वर्ड लिखा है पार्टनर्स, पर्संस हु हैव एग्रीड। यानी आज हम यहाँ से उठाते हैं हमारा पॉइंट। इसी डेफिनेशन का एक पॉइंट है एग्रीड। तो आज की क्लास यहाँ से स्टार्ट करते जाते हैं। तो हम फटाफट पार्टनरशिप में आ जाते हैं, और पार्टनरशिप की जो डेफिनेशन है उस डेफिनेशन का एक वर्ड आज हमने पिक कर लिया कि पार्टनरशिप करने के लिए आपके बीच में एक क्या होना चाहिए? एग्रीमेंट होना चाहिए। पार्टनरशिप अगर आप करना चाहते हो तो पार्टनर्स के बीच में क्या होना चाहिए? एक एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट का मतलब होता है एक काइंड ऑफ समझौता होना चाहिए। अब लॉ कहता है, कानून कहता है, एग्रीमेंट में बी ओरल और एग्रीमेंट में बी रिटन। यानी पहली बात तो आपको ये समझ आना चाहिए, लॉ फ्रीली बोल रहा है कि एग्रीमेंट जो ओरल होता है वो भी वैलिड है, और अगर रिटन है वो भी वैलिड है। मगर जिस पेज पर हम रिटन एग्रीमेंट लिखते हैं उसको बोला जाता है पार्टनरशिप डीड। इट मीन्स सर एग्रीमेंट जब रिटन में होता है तो उसे क्या बोला जाता है? पार्टनरशिप डीड। और कुछ बुक्स के अंदर इसको ये भी बोला जाता है आर्टिकल्स, आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। इट मीन्स आपको याद रखना है कि सर जब भी हमारे पास रिटन एग्रीमेंट होता है तो उसे क्या बोला जाता है? पार्टनरशिप डीड। और इन सम बुक्स इट इज आल्सो रिटन एज आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। क्वेश्चन ये आता है कि सर पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, और क्या हो सकता है? और रिटन भी हो सकता है। बोथ एग्रीमेंट्स आर वैलिड। अब सर जब पार्टनरशिप डीड बनाते हैं इसका मतलब रिटन एग्रीमेंट है, और इस डीड के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हो। इवन जो भी पार्टनर्स चाहते हैं वो सब इस डीड में लिख सकते हैं। जैसे सबसे पहले क्या लिखा होता है? नेम ऑफ फर्म। यानी फर्म का क्या नाम है वो लिखा होता है। जैसे मैं आपको बताऊं, हमारी पार्टनरशिप फर्म का क्या नाम है? साईं विनाय। तो नेम ऑफ द फर्म लिखा होता है। और क्या लिखा होता है? एड्रेस, एड्रेस ऑफ फर्म। आपकी फर्म कहाँ पे है उसका एड्रेस लिखा होता है। और अगर कुछ आपकी ब्रांचेस हैं, हेड ऑफिस है, हेड ऑफिस का भी एड्रेस लिखा होता है। और अगर आपकी फर्म की कुछ ब्रांचेस हैं वो सब एड्रेस लिखा होता है। कहाँ लिखा होता है? पार्टनरशिप डीड के अंदर। और सर छोटी छोटी और बहुत सारी बातें, जैसे मैं आपको बताऊं, नेम ऑफ पार्टनर्स, नेम ऑफ पार्टनर्स, पार्टनर्स का नाम लिखा होता है। जैसे इसमें मेरा नाम भी लिखा होगा, वरुण सर, और किसका एक और हमारे पार्टनर हैं गौरव सर, इन दोनों का नाम लिखा होगा। और कैपिटल, कैपिटल कंट्रीब्यूशन, यानी हम दोनों ने कितना कितना कैपिटल लगाई है फर्म के अंदर, वो भी लिखा होगा पार्टनरशिप डीड में। और
प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, जो भी हम रेशो डिसाइड करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल हमारी रेशो है 3:2, तो मेरी और गौरव सर की जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगी वो भी कहाँ लिखी होगी, पार्टनरशिप डीड में। और देखते हैं, अगर सैलरी मिलती है किसी भी पार्टनर को, सैलरी टू पार्टनर्स, अगर कोई सैलरी मिलती है तो उसको भी आपको पार्टनरशिप डीड में लिखना पड़ेगा। फिर लिखा जाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इट मींस जो भी आपने ये कैपिटल लगाई थी उस पे आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, रेट लिखा होता है, परसेंटेज लिखी होती है, 10%, 15%, तो उतना आपको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा कैपिटल के ऊपर। और बताते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो अगर कोई पार्टनर ड्राइंग करता है, ड्राइंग का मतलब पर्सनल यूज, तो उस पे भी उसे कितना परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। सारी की सारी, इन शॉर्ट जितनी भी बातें आप डिसाइड करते हो बिटवीन पार्टनर्स, मेरे और गौरव सर में जो भी डिसाइड हुआ है, जो भी एग्रीमेंट करना है, उसको आप रिटर्न में कहाँ लिख सकते हो, पार्टनरशिप डीड में। तो पार्टनरशिप डीड में सारी की सारी बातें होती हैं। कुछ और भी बातें बता देता हूँ जिससे आपको इजी लिख याद कर सको आप। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, यानी अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया है तो उस पर क्या परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट होगा। और सर इसमें और जितनी मर्जी बातें आप लिख सकते हो। और लास्ट में मैं और गौरव सर, बिल्कुल लास्ट में पार्टनरशिप डीड के लास्ट में पार्टनर्स क्या करते हैं, अपने साइन करते हैं। और जैसे ही साइन करते हैं तो सर ये क्या बन जाता है, एक लीगल डॉक्यूमेंट बन जाता है। मैं कोशिश करूंगा आपसे एक बार आपको पार्टनरशिप डीड लीगली दिखाऊं कि रिटर्न के अंदर पार्टनरशिप डीड लीगली कैसे होती है। प्रॉपर एक स्टैम्प पेपर बनाया जाता है और स्टैम्प पेपर पे सारी डिटेल्स लिखी जाती हैं। लास्ट में क्या किया जाता है, साइन किया जाता है। अब क्वेश्चन अगर हम 12th पे आते हैं तो क्वेश्चन ये है, क्या ओरल एग्रीमेंट इज अ वैलिड एग्रीमेंट। सो आंसर इज यस। अगर आप ओरल एग्रीमेंट भी बनाते हो, ओरल का मतलब जैसे फ्रेंड्स के बीच में कुछ भी डिसाइड हो गया तो वो ओरल है, वो भी वैलिड है। क्या रिटर्न भी वैलिड है, यस रिटर्न भी वैलिड है, दोनों ही एग्रीमेंट वैलिड होते हैं। अभी और डिटेल में चलते हैं, बट बिफोर प्रोसीडिंग हम चाहते हैं एक छोटे से हम कुछ बातें आपके साथ डिस्कस करें। हमारे असाइनमेंट का पॉइंट नंबर 4 कह रहे हैं, ये जो ओरल एग्रीमेंट होता है, देयर कैन नॉट बी पार्टनरशिप विद ओरल एग्रीमेंट। क्या ओरल एग्रीमेंट के साथ पार्टनरशिप नहीं हो सकती। सो आंसर इज फॉल्स। ओरल एग्रीमेंट इज ऑल्सो अ वैलिड एग्रीमेंट, यानी ओरल एग्रीमेंट भी आप कर सकते हो पार्टनरशिप के लिए। और नॉर्मली जब हम क्लोज फ्रेंड्स होते हैं या रिलेटिव्स होते हैं तो बिल्कुल उसको भी क्या किया जाता है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। एक बच्चे का क्वेश्चन आया है कुछ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से रिलेटेड, अभी उस क्वेश्चन को भी हम डिस्कस कर लेंगे। ओरल एग्रीमेंट इज अ वैलिड एग्रीमेंट। और आगे चलते हैं, पॉइंट नंबर 7, द डॉक्यूमेंट, एक ऐसा डॉक्यूमेंट कंटेनिंग टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। यानी पार्टनरशिप डीड एक एग्रीमेंट होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें क्या लिखा होता है, टर्म्स जो भी एग्री हुई हैं पार्टनर्स ऑफ फॉर्म में। तो मैंने आपको बता दिया ओरल एग्रीमेंट वैलिड होता है, पार्टनरशिप डीड क्या होती है। पॉइंट नंबर 8, क्लॉजेस ऑफ पार्टनरशिप डीड। सर ये क्लॉजेस क्या होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, दीज आर कॉल्ड, ये जो एरो हैं, ये एरो जो होते हैं, दीज आर क्लॉजेस, यानी जितने भी पॉइंट्स लिखे होते हैं
पार्टनरशिप डीड में उन्हें क्या बोला जाता है? क्लॉजेस। क्या ये क्लॉजेस में हम चेंज कर सकते हैं? क्या हम एड्रेस, फर्म का एड्रेस चेंज कर सकते हैं? क्या पार्टनर्स का नाम चेंज हो सकता है? कुछ भी चेंज हो सकता है, यस, बट लास्ट में आपको क्या करना पड़ेगा? साइन करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल सा था। द क्लॉजेज ऑफ पार्टनरशिप कैन बी अल्टर्ड, सो आंसर इज ट्रू। यस, हम पार्टनरशिप डीड में चेंजेस कर सकते हैं। और देखते हैं सर इसके अंदर क्या क्या बातें हैं। ओरल भी वैलिड, रिटर्न भी वैलिड, बट क्वेश्चन सर यहाँ पे ये आता है, अगर आप कोई क्लॉज लिखना भूल गए, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप कुछ भी पॉइंट लिखना भूल गए तो बीच में आ जाता है आपका कानून, पार्टनरशिप एक्ट। कब आया था? 1932। ये कानून कहता है कि अगर आप कुछ भी लिखना भूल गए, यानी एब्सेंस, कुछ लिखना भूल गए या कुछ डिसाइड करना भूल गए, फॉर एग्जाम्पल आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशो लिखना भूल गए, तो कानून कहता है अगर आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशो लिखना भूल गए तो कानून की बात चलेगी। इट मीन्स आप पार्टनर तो लिखना भूल गए थे, अब किसकी बात चलेगी? कानून की बात चलेगी। और कानून कहता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितनी होगी? इक्वली। जैसे हम दो पार्टनर्स हैं तो हमारी रेशो क्या होगी? 1:1। अगर आपने लिखा 3:2 लिख दिया तो आपकी बात ही मानी जाएगी, बट अगर आप लिखना भूल गए तो बात किसकी मानी जाएगी? कानून की। और कानून कहता है रेशो क्या होगी? इक्वली। ये आपको पॉइंट्स याद रखने पड़ेंगे। अगर आप सैलरी ऑफ पार्टनर्स देना चाहते हो, जो मर्जी लिखोगे वो सैलरी मिल जाएगी, बट अगेन अगर सैलरी लिखना भूल गए, एब्सेंस हो गई, तो कानून कहता है नो सैलरी अलाउड, कोई भी सैलरी नहीं दी जाएगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखना भूल गए, रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखना भूल गए, तो कानून कहता है कुछ नहीं मिलेगा, नो आईओसी। आईओसी का मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में भी कानून कहता है नो आईओडी। अगर कभी भी आप ये आइटम्स करना भूल जाते हो तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, ना इंटरेस्ट ना इंटरेस्ट। मगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं आपको, अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया है और उसका इंटरेस्ट जो भी आप डिसाइड करोगे वो कहाँ लिख देना? पार्टनरशिप डीड में। 10%, 12%, 15%। बट सर अगर हम बाई चांस लिखना भूल गए, पार्टनरशिप डीड में लिखना भूल गए, एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड में लिखना भूल गए तो कानून कहता है इंटरेस्ट ऑन लोन कितना होना चाहिए? कह रहे इंटरेस्ट ऑन लोन होना चाहिए 6% पर एनम, पूरे साल का 6%। तो these are only 5 points which are applicable in 12th class। तो इन पॉइंट 5 पॉइंट्स को आपको याद रखना है। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, व्हाट आर द 5 पॉइंट्स विच आर एप्लीकेबल अंडर पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया, पार्टनरशिप डीड के बारे में बता दिया, एग्रीमेंट ओरल और रिटर्न भी होता है। मैं चाहता हूं फटाफट आपके साथ एक एग्रीमेंट की जो लीगल कॉपी होती है, मैं चाहता हूं एक बार आप देख लो एग्रीमेंट किस तरह से डीड बनाई जाती है। उससे आपको हमेशा माइंड में ये सेट हो जाएगा कि लीगली सर पार्टनरशिप डीड दिखती कैसे है। थ्योरी में तो सब बच्चे पढ़ लेते हैं फटाफट, बट लीगली होती कैसी है पार्टनरशिप डीड? तो आई ट्राई टू शेयर वन पार्टनरशिप डीड ऑफ वन ऑफ माई क्लाइंट। तो एक बार चेक कर लेते हैं जरा फटाफट। मैं स्क्रीन शेयर करने की कोशिश करता हूँ एक बारी। ये हम अपने आगे फोल्डर के अंदर, और फोल्डर के अंदर रिसेंट, इसमें हम
मैं 1 मिनट फटाफट फटाफट देख लेता हूँ कहाँ मिलेगा फोल्डर। डॉक्यूमेंट्स, इमेजेस, वीडियो डाउनलोड, ड्राइव। ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा इसमें, हम कहीं फटाफट देखते हैं एक बार। तो यहाँ से हमारे पास मैंने आपके सामने एक पार्टनरशिप डीड ओपन करके दिखा दी है आपको। बेटा ये लीगली पार्टनरशिप डीड अगर आप एक बार देख लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से पार्टनरशिप डीड बनाई जाती है। सकने में आपको वॉइस आ रही है मेरी? हेलो, चलो एक बार हम फटाफट देख लेते हैं पार्टनरशिप डीड के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले तो सबसे पहले आप ये देखें कि आपके पास एक लीगल पेपर होता है। ये आ गया एक लीगल पेपर, जैसे 500 रुपीज का पार्टनरशिप डीड है, फिर यहाँ लिखा होता है पार्टनरशिप डीड। अब इसमें सर सब कुछ लिखा होता है। जैसे सबसे पहले लिखा है नेम ऑफ द फर्म, पार्टनर्स ऑफ द फर्म। और हम ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे, मैं आपको फटाफट बताता हूँ। देखो यहाँ लिखा है डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। ये देखिए आप, नेम ऑफ द फर्म, पार्टनर्स ऑफ द फर्म, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, यानी किस दिन आपने बिजनेस स्टार्ट किया था। फिर लिखा है बिजनेस ऑफ फर्म, आपका बिजनेस किस चीज का है। तो यहाँ लिखा है द फर्म शेल, 5th पॉइंट पे आई एम रीडिंग 5th पॉइंट, दैट द फर्म शेल कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग ऑफ फैशन क्लोथ्स। ये हमारा आ गया। फिर आता है हमारा प्लेस ऑफ बिजनेस। और हम आगे चलते हैं जरा, इसको पहले हम क्या करते हैं, नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं जरा। ये हमारी नेक्स्ट स्लाइड आ गई। और नेक्स्ट स्लाइड के अंदर पहले इरेज कर देते हैं जरा सारा। मैं आपको एक बार और दिखा दूं, सबसे लास्ट पेज पे आ जाओ। सबसे लास्ट पेज पे सबसे पहले चेक करो आप, लास्ट में क्या लिखा होता है, साइन होते हैं पार्टनर्स के। फर्स्ट पार्टनर है दीपाली, ध्यान से देखें आप, दीपाली है। सेकंड है मंजू, दीज आर द पार्टनर्स। उनके लास्ट में क्या होते हैं, साइन। और यहाँ पे होता है विटनेस, यानी जिन पर्सन्स के सामने आप साइन कर रहे हो उनके बारे में विटनेस भी यहाँ पे साइन होता है। और लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 28, बहुत ध्यान से देखेंगे 12th के स्टूडेंट स्पेशली, द टर्म्स एंड कंडीशंस नॉट स्पेसिफिकली गिवन। बहुत ध्यान से, द टर्म्स एंड कंडीशन नॉट स्पेसिफिकली गिवन इन दिस डीड, जो नहीं दी हुई इसके अंदर, विल बी टर्म्ड एज पर द प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये बताना चाहते हैं कि सर जो बातें यहाँ नहीं लिखी उसके लिए रूल कहाँ से फॉलो होंगे, रूल फॉलो होंगे पार्टनरशिप डीड से, पार्टनरशिप एक्ट से 1932। तो ये मैंने आपको पार्टनरशिप डीड दिखा दिया। अब हम आ जाते हैं जरा अपने सेकंड पेज पर। सेकंड पेज में और आप देख सकते हैं पार्टनरशिप डीड में क्या क्या लिखा हुआ है। लाइक कैपिटल कंट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रेम्युनरेशन टू पार्टनर्स, रेम्युनरेशन मींस सैलरी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, न्यू पार्टनर, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर, आपने कहा बैंक अकाउंट खोल रखा है। इट मींस इन शॉर्ट सर सारी की सारी कहानियां पार्टनर्स के बारे में सब इस डीड के अंदर लिखा होता है। दिस इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। और पार्टनरशिप डीड का फर्स्ट पेज आप देख सकते हैं, ये एक लीगल पेपर है और इस लीगल पेपर के अंदर सारी की सारी डिटेल्स होती हैं और लास्ट में करते हैं हम साइन। तो ये होती है दोस्तों पार्टनरशिप डीड। मैंने आपको प्रैक्टिकली डीड दिखा दी। क्या सर हमें 12th क्लास में पार्टनरशिप डीड बना के दिखानी है? सो आंसर इज नो। मैं बस आपके साथ ये चाहता हूं कि आपको प्रैक्टिकली पता होना चाहिए कि सर पार्टनरशिप डीड किस तरह से दिखती है।
और उसके अंदर कौन कौन से कंटेंट्स लिखे होते हैं। अब क्वेश्चन ये है सर, अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा, अगर आप कुछ लिखना भूल गए, तो ये 1 2 3 4 5, ये 5 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। और कुछ बातें चलते हैं और फिर हम आपके डाउट्स लेंगे। इसके अंदर एक पॉइंट क्या लिखा है, डाउट ये है स्टूडेंट का कि सर जो ये एग्रीमेंट होता है जिसको आप बार बार बोल रहे हो पार्टनरशिप डीड, क्या हम बोल सकते हैं ये एक लीगल लीगल डॉक्यूमेंट होता है बिटवीन पार्टनर्स? यस, ये क्या होता है? लीगल डॉक्यूमेंट। मैंने भी आपको दिखाया भी था। सर हम इस लीगल डॉक्यूमेंट का क्या करते हैं, क्या हम इसको एज अ एविडेंस यूज कर सकते हैं कोर्ट के अंदर? यानी अगर पार्टनर्स के बीच में कभी भी कुछ डिस्प्यूट होता है, पार्टनर्स के बीच में क्या होता है, डिस्प्यूट, तो क्या हम इस डीड को एज अ एविडेंस यूज कर सकते हैं कोर्ट में? यस, इसलिए पार्टनरशिप डीड बनाई जाती है रिटन। बट ओरल क्या वैलिड होती है? अगेन ओरल एग्रीमेंट इज ऑल्सो अ वैलिड एग्रीमेंट। क्या सर पार्टनरशिप डीड में हम ऐसा लिख सकते हैं, 3 पार्टनर्स हैं, बहुत ध्यान से सुनना, PQR, इन्होंने डिसाइड किया कि अगर हमारे बिजनेस में प्रॉफिट होता है तो हम तीनों डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर प्रॉफिट होता है तो हम तीनों डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। बट अगर हमारे बिजनेस में लॉस होता है तो सिर्फ P और R डिस्ट्रीब्यूट करेगा, यानी Q नहीं करेगा। क्या ऐसा हम कोई क्लॉज, इस तरह का क्लॉज हम पार्टनरशिप डीड में लिख सकते हैं? सो आंसर इज यस। आंसर इज यस। आप पार्टनरशिप डीड में कुछ भी लिख सकते हो, प्रोवाइडेड तीनों पार्टनर्स क्या करेंगे, साइन करेंगे। अगर तीनों ने साइन कर दिया तो सब कुछ वैलिड है। इट मींस ऐसा हो सकता है कि एक पार्टनर को लॉस ना मिले। इज इट पॉसिबल? यस, बट कहाँ लिखा होना चाहिए? पार्टनरशिप डीड में। तो सर इसके ऊपर एक CBSE ने क्वेश्चन भी पूछ लिया हमारे असाइनमेंट का, पॉइंट नंबर 9, कैन अ पार्टनर बी एग्जम्प्टेड? क्या एग्जम्प्टेड का मतलब होता है नहीं देगा? कैन अ पार्टनर बी एग्जम्प्टेड फ्रॉम शेयरिंग ऑफ लॉसेस? क्या लॉसेस से पार्टनर बच सकता है? इफ यस, अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस? तो आप आंसर लिखेंगे यस, बच सकता है। बट ये बातें कहाँ लिखी होनी चाहिए? इफ स्पेसिफिकली मेंशन इन पार्टनरशिप डीड। अगर डीड में लिखा होगा तो पार्टनर बच सकता है लॉसेस से। यहाँ तक बातें हमारी खत्म। पार्टनरशिप डीड के बारे में मैंने आपके साथ बहुत डिटेल में डिस्कशन कर लिया है, प्रैक्टिकली भी दिखा दिया है, और अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। बट बिफोर प्रोसीड, हम पहले डाउट्स एक बार डिस्कस कर लें। अब हम अपने पार्टनरशिप की जो हमारी डेफिनेशन थी उसके लास्ट पॉइंट पे चल रहे हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका लास्ट पॉइंट। तो लास्ट पॉइंट क्या है, पहले मैं चाहता हूँ एक बार आप डेफिनेशन देखें जरा। ये लास्ट पॉइंट यहाँ से स्टार्ट होता है। मैंने पर्सन्स भी करा दिया, एग्रीड भी करा दिया, प्रॉफिट करा दिया, बिजनेस करा दिया। नाउ द लास्ट पॉइंट इज बिजनेस जो है आपका कैरिड ऑन बाय ऑल। या तो बिजनेस सारे के सारे चलाएंगे, और एनी एनी ऑफ देम, कोई भी एक चला सकता है। एक्टिंग फॉर ऑल, काम ऐसे करेगा कि वो सबके बिहाफ पे चला रहा है। तो ये जो लाइन लिखी हुई है इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। मैं इस लाइन को यहाँ लिख देता हूँ, और जहां तक चांसेस हैं इस साल पेपर में ये ही पॉइंट के ऊपर डिस्कशन होगा CBSE बोर्ड के अंदर। बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल, और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये सर लाइन क्या कहना चाहती है?
तो इस लाइन पे थोड़ा टाइम डिवोट करते हैं कि सर बिजनेस कोई भी चला सकता है, एनी ऑफ देम। मैं हाईलाइट कर देता हूँ, बिजनेस कोई भी एक पार्टनर चला सकता है, बट एक्ट करेगा ऑल की जगह, या सारे के सारे मिलके एक साथ चला सकते हैं। इट मीन्स जैसे हमारी पार्टनरशिप के अंदर मैं और गौरव सर दो पार्टनर्स हैं, तो पहला ऑप्शन तो ये है मैं भी काम करूं और गौरव सर भी काम करें, यानी दोनों पार्टनर्स काम कर रहे हैं। बट समटाइम्स ऐसा होता है, जैसे गौरव सर चले गए बाहर, आउट ऑफ इंडिया, या मैं चला गया आउट ऑफ इंडिया, तो उस टाइम अगर मैं आउट ऑफ इंडिया चला गया तो इंडिया में कौन है, इंडिया में सिर्फ कौन है, गौरव सर। तो अकेले गौरव सर ही काम करेंगे, बट वो काम कैसे करेंगे, ऑन बिहाफ ऑफ ऑल, एक्टिंग फॉर ऑल, और वो भी वैलिड माना जाएगा। कोई भी एक पार्टनर काम कर सकता है ऑन बिहाफ ऑफ ऑल। और इस लाइन को मतलब ये है, पहले तो मैं आपको एक लॉ का वर्ड बता देता हूं। लॉ इसको बोलता है म्यूचुअल एजेंसी। ये वर्ड आपको पता होना चाहिए, म्यूचुअल एजेंसी, बिकॉज इसके ऊपर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बनता है। मैंने यहाँ पे लिख दिया है एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन पॉइंट नंबर 6, द बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप कंसर्न में भी वही लाइन लिखी हुई है, कैरिड ऑन बाय ऑल द पार्टनर्स और any of them acting for all. This is called the element of dash between all the partners. तो इस एलिमेंट को बोला जाता है म्यूचुअल एजेंसी। तो पहले तो मैंने आपको बता दिया टेक्निकल वर्ड लॉ का, म्यूचुअल एजेंसी। अब मैं आपको बताऊंगा इसका मतलब क्या होता है। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब होता है, अगर हम बात करें वरुण पार्टनर की, तो वरुण जो पार्टनर है ही एक्ट्स एज अ प्रिंसिपल। वो एक प्रिंसिपल भी है, यानी वो मालिक है बिजनेस का। प्लस वरुण जब भी काम करेगा तो वो एज अ प्रिंसिपल भी करेगा और एज अ एजेंट भी करेगा। एजेंट का मतलब होता है, प्रिंसिपल का मतलब वो खुद फंसेगा, और एजेंट की तरह काम करेगा, इसका मतलब बाकी सारे पार्टनर्स भी फंस जाएंगे। तो इसका मतलब पार्टनर एक काम करे या सारे करें, रिस्पॉन्सिबल सारे होते हैं। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एंड एजेंट। जब भी एजेंट कोई काम करता है तो उसकी वजह से कौन फंसता है, दूसरा पार्टनर फंस जाता है। सेम गौरव सर प्रिंसिपल भी हैं और गौरव सर क्या हैं, एजेंट भी हैं। एजेंट इसलिए क्योंकि उनके काम की वजह से मैं भी फंस जाऊंगा, मैं भी रिस्पॉन्सिबल हूँ। तो इसको हम बोला जाता है, पहले हम क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर। हर पॉइंट के ऊपर आपके लिए क्वेश्चन है हमारे असाइनमेंट में, बस आपको समझना है ध्यान से। ईच पार्टनर कैरिंग ऑन द बिजनेस इज द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल तो है, इसका मतलब वो खुद फंसेगा, अगर कुछ गलत हो गया तो खुद फंसेगा। एज वेल एज वो क्या है, एजेंट है। एजेंट का मतलब बाकी सारे पार्टनर्स फंसेंगे। तो this is true, so answer is yes, true, this statement is true and this is called mutual agency। तो ये हमेशा एक बात आपने याद रखनी है। ये लाइन में लिख देता हूं आपको। इस लाइन का मतलब क्या है कि पार्टनर प्रिंसिपल भी है और एजेंट भी है। इसका मतलब एवरी पार्टनर, एवरी पार्टनर इज लाइबल। लाइबल का मतलब जिम्मेदार है, मैं लॉ की लैंग्वेज लिख रहा हूं। एवरी पार्टनर इज लाइबल फॉर द एक्ट्स। एक्ट्स मतलब यहाँ पे मतलब काम करना। हर पार्टनर जिम्मेदार है फॉर द एक्ट्स ऑफ एवरी अदर पार्टनर। यानी सर अगर कोई और पार्टनर कुछ काम कर देता है, अदर पार्टनर, तो उसके लिए सारे के सारे पार्टनर क्या होते हैं, जिम्मेदार होते हैं। एवरी पार्टनर इज लाइबल फॉर द एक्ट्स ऑफ एवरी अदर पार्टनर।
तो दिस इज कॉल्ड म्यूचुअल एजेंसी एंड दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल और एजेंट। तो समटाइम्स ऐसा होता है कि बिजनेस में कोई एक पार्टनर काम करता है, मगर फंसते कौन है? फंसते दोनों के दोनों पार्टनर। तो उतना मैंने आपको पढ़ा दिया जितना आपके लिए 12th में रेलिवेंट था। अदरवाइज इस लाइन की बहुत इंपॉर्टेंस है पार्टनरशिप डीड के अंदर। फंसते हमेशा सारे के सारे पार्टनर्स हैं। तो आज हमारी इस टॉपिक के साथ डेफिनेशन का एक एक वर्ड हमारा क्लियर हो चुका है, और अब हम चलेंगे इसके बाद अपने प्रैक्टिकल कुछ क्वेश्चंस के ऊपर। मैंने आपको पार्टनरशिप की डेफिनेशन पे बहुत टाइम लगा दिया है। एक पॉइंट के साथ आज की क्लास को बाइंड अप करेंगे। पहले वो आपसे वो पॉइंट में डिस्कस कर लूं। जब भी हम बात करते हैं पार्टनरशिप फर्म की, पार्टनरशिप फर्म, तो आपके दिमाग में मेरा एग्जाम्पल आ जाना चाहिए, मेरे फर्म का एग्जाम्पल। हमारी फर्म का नाम क्या है? साईं विनायक। ये हमारी क्या है? पार्टनरशिप फर्म। अब क्वेश्चन ये आता है, ये जो साईं विनायक है ये एक एंटिटी है, ये एक एंटिटी है। और क्वेश्चन ये पूछते हैं आपसे, इन द आईज ऑफ लॉ, बहुत ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन, इन द आईज ऑफ लॉ, लॉ के आईज में, लॉ के नजरिए में, क्या साईं विनायक इज अ लीगल एंटिटी और नॉट? साईं विनायक is a legal entity or not? So answer is no. साईं विनायक कानून के नजरिए में एक लीगल एंटिटी नहीं। बहुत ध्यान से समझना आप। इट मीन साईं विनायक का सर अपना कोई वजूद नहीं है। वजूद पता है किसका है? वजूद है पार्टनर्स का, मेरा और गौरव सर का। ये कानून के नजरिए में पार्टनर्स कहलाते हैं, मगर साईं विनायक कानून के नजरिए में लीगल एंटिटी नहीं है। बट अगर हम बात करते हैं इन द आईज, इन द आईज ऑफ अकाउंट्स, क्योंकि मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं? मैं आपको लॉ के साथ साथ क्या पढ़ा रहा हूं? अकाउंट्स। और अगर हम अकाउंट्स के बारे में बात करें तो बोलते हैं यस, साईं विनायक, बहुत ध्यान से, साईं विनायक इज अ लीगल, इज अ वैलिड, लिख देता हूं मैं यहाँ पे, वैलिड बिजनेस एंटिटी। तो आपने ये दोनों पॉइंट्स हमेशा याद रख के चलने हैं, क्योंकि जब भी हम अकाउंट्स की बात करते हैं तो यस, साईं विनायक क्या है? इज अ वैलिड बिजनेस एंटिटी। साईं विनायक एक अलग पर्सन है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, साईं विनायक एक अलग एंटिटी है, एक अलग इंसान है। वरुण एक अलग इंसान है, और हमारे गौरव सर एक अलग इंसान है। तीनों वैलिड बिजनेस एंटिटी हैं, अलग अलग इंसान हैं। बट अगर हम बात करते हैं कानून की, सिर्फ नॉलेज के लिए, तो कानून के लिए साईं विनायक कुछ नहीं है। साईं विनायक नाम की कुछ चीज नहीं है। सिर्फ वो वरुण को जानते हैं कानून, और वो किसे जानते हैं? गौरव सर को जानते हैं। तो आपको हमेशा याद रखना है, इन द आईज ऑफ लॉ साईं विनायक का कोई रोल नहीं है, बट इन द आईज ऑफ अकाउंट्स साईं विनायक इज अ वैलिड बिजनेस एंटिटी। तो यहाँ से हमें इस पॉइंट के कुछ क्वेश्चंस भी मैं दिखा देता हूँ। असाइनमेंट नंबर क्वेश्चन 12, डज पार्टनरशिप फर्म, फर्म की बात हो रही है, पार्टनरशिप फर्म यानी साईं विनायक हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी? क्या ये लीगल एंटिटी है? गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। तो आप बोलोगे नो, लीगल नहीं है। इन द आईज ऑफ लॉ, इन द आईज ऑफ लॉ इट्स नॉट अ लीगल एंटिटी, बट इन द आईज ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट्स के नजरिए में यस, पार्टनरशिप फर्म इज अ सेपरेट बिजनेस एंटिटी। सेपरेट क्या है? बिजनेस एंटिटी, बिजनेस एंटिटी।
इन द आईज ऑफ अकाउंट्स। तो ये हमारा एक और पॉइंट कवर हो गया। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। अब हम ले लेते हैं जरा डाउट्स फटाफट।